नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। आज के एपिसोड में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करेंगे। आज हम समाचार संस्था बीबीसी पर गंभीर आरोप और इसके अधिकारियों द्वारा दिए गए त्यागपत्र और पाकिस्तान में संविधान संशोधन से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ओहदे को बढ़ाने की कोशिश पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अमेरिका में ऐतिहासिक फिस्कल शटडाउन को खत्म कराने के कैसे करीब पहुंचा ट्रंप प्रशासन। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका में सबसे लंबे शटडाउन के खत्म होने का रास्ता साफ। सीनेट में रिपब्लिकन को मिला डेमोक्रेट का साथ। विधेयक को मिली मंजूरी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पारित होने के बाद बनेगा कानून। रूसी सेना का जापोरेज़े क्षेत्र में 3 गांवों पर कब्जे का दावा। यूक्रेनी सैनिकों के हटने और पश्चिमी देशों की सैन्य मदद जारी रहने तक होता रहेगा हमला। यूक्रेनी हमले में बेलगोरोड और वेरोनेज शहरों में बिजली गुल। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ शांति समझौते को किया निलंबित। सीमा के करीब लैंडमाइन विस्फोट में 2 थाई सैनिक घायल। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए की थी मध्यस्थता। मैक्सिको में इजरायली राजदूत को मारने की कोशिश के अमेरिकी दावे को ईरान ने बताया बेतुका। अमेरिकी आरोप को बताया दूसरे देशों के साथ ईरान के दोस्ताना संबंधों को खराब करने की कोशिश। म्यांमार के रोहिंग्याओं को ले जा रही एक नाव थाईलैंड मलेशिया सीमा के पास डूबी। कम से कम 11 लोगों की मौत। 230 यात्रियों को ले जा रही एक अन्य नाव के लापता होने की खबर। समाचार संस्था बीबीसी कटघरे में है। इस बार बीबीसी पर पहले से भी ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के कारण बीबीसी के महानिदेशक और समाचार प्रमुख को अपने पद छोड़ने पड़े हैं। बीबीसी को अमेरिका से लेकर इजराइल तक से गंभीर निंदा का सामना करना पड़ रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि बीबीसी इस समय बुरी तरह क्यों कटघरे में है, तथ्यों में कितनी सच्चाई है, और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। उंगलियां तो पहले भी उठती रही हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बीबीसी के महानिदेशक और समाचार प्रमुख दोनों को एक ही दिन जाना पड़ा हो। बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और न्यूज हेड डेबोरा टर्नेस ने इस्तीफा दे दिया है। दोनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बनने वाली बीबीसी पैनोरामा की एक दस्तावेजी फिल्म में उनके एडिटेड भाषण के 2 हिस्से जोड़कर दर्शकों को गुमराह करने का आरोप था। इसको देखने पर ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने जनवरी 2021 में कैपिटल हिल दंगे को भड़काया। करीब 5 साल से महानिदेशक के पद पर रहे टिम डेवी ने कई विवादों और पक्षपात को लेकर भारी दबाव के बीच अपना इस्तीफा सौंपा। दरअसल पिछले हफ्ते एक अखबार में बीबीसी के आंतरिक मेमो को प्रकाशित करते हुए खुलासा किया था कि राष्ट्रपति ट्रंप के 2021 के एक भाषण को ऐसा एडिट किया गया जिससे ये पता चला कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कैपिटल हिल पर हमले के लिए प्रोत्साहित किया। टिम डेवी ने अपने इस्तीफे में स्वीकार किया कि कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ये धारणा कि बीबीसी समाचार संस्थागत रूप से पक्षपातपूर्ण है पूरी तरह गलत है। जबकि डेबोरा टर्नेस ने कहा कि विवाद इतना गहरा हो चला था कि इससे बीबीसी की साख को नुकसान पहुंच रहा था, लिहाजा आखिरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अखबार ने बीबीसी का जो आंतरिक मेमो छापा है उसमें ये चिंता भी जताई गई है कि बीबीसी अरब की इजराइल गाजा संघर्ष से जुड़ी कवरेज में पक्षपाती समस्याएं थीं, लेकिन इसे दूर करने के लिए कोई उचित और ठोस कदम नहीं उठाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन डीसी में बोलते हुए कहा, हम कैपिटल जा रहे हैं और हम अपने बहादुर सेनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों का उत्साह बढ़ाएंगे। हालांकि पैनोरामा के संपादित संस्करण में उन्हें ये कहते हुए दिखाया गया है, हम कैपिटल तक जाएंगे और मैं आपके साथ रहूंगा और हम लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। आंतरिक मेमो के सामने आने के बाद इसकी चौतरफा निंदा हुई। व्हाइट हाउस ने तो बीबीसी को 100% फेक न्यूज करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप भी भड़के हुए हैं।
उन्होंने इस कदम को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये बहुत बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की। वहीं इजराइल ने कहा है कि बीबीसी का ये पुराना चरित्र है। इजराइल से संबंधित कवरेज में गलत सूचनाएं फैलाना लंबा इतिहास रहा है। यहूदी विरोध और कट्टरपंथ को बढ़ावा मिलता है। बीबीसी के प्रमुख समीर शाह ने इसे बीबीसी के लिए एक दुखद दिन बताया। उन्होंने इसके लिए संसद में देशवासियों से माफी मांगी। इससे पहले ब्रिटिश सरकार की मीडिया और खेल मंत्री ने इसे अविश्वसनीय रूप से गंभीर आरोप बताया था। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रंजन कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। SIS JNU से विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, बीबीसी पर इतने गंभीर आरोप, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? जी देखिए, ये आरोप जो है काफ़ी गंभीर हैं, और गंभीर इसलिए भी है कि अभी दो प्रमुख जो एक डायरेक्टर जनरल हैं, टिम डेवी और डेबरा टर्नेफ, उनको उनको वहाँ से रिजाइन करना पड़ा है। तो ये दर्शाता है कि वहाँ पे जो इशू चल रहे थे और जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे, उसमें पता चला कि जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी पैनोरामा के द्वारा, उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में 2 क्लिप को, यानी कि ट्रंप के 2 भाषण को जोड़ दिया गया था, और उससे ऐसा लग रहा था कि ट्रंप ने जो कैपिटल हिल में जो प्रोटेस्ट हुए थे, आपको पता है कि उसमें कुछ लोग मरे भी थे, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने भड़काने की कोशिश की है। जबकि दोनों क्लिप को अलग से देखा जाए, जिस दोनों 50 मिनट के अंतराल का भाषण था, उसमें 2 सेक्शन को उन्होंने जोड़ के दिखा दिया था। और इस पे जो उनके जो फॉर्मर स्टाफ हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने एक टिप्पणी की थी, और उसको फिर वहाँ का जो इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार है, उसने छापा था कि किस ढंग से बीबी डॉक्टर्ड वीडियो को दिखाने की कोशिश कर रहा था, और एक जो एंटी ट्रंप सेंटिमेंट है, उसको भड़काने की कोशिश कर रहा था, और ट्रंप को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही थी। तो यही एक बात थी। लेकिन इसके अलावा जो बीबीसी के इश्यूज़ हैं, कई इश्यूज़ हैं जहाँ पे कि बीबीसी काफ़ी दबाव में है। एक तो दूसरा इशू यह भी था कि एक और डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने जो हमास के जो फाउंडर हैं, उसके बेटे का इंटरव्यू किया था, और ऐसा जो एंटी सेमिट यानी एंटी इजराइल जो सेंटिमेंट है, उसको भी उन्होंने इस ढंग से दिखाने की कोशिश की थी, जैसा कि लग रहा था कि हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, या हमास के जो इश्यूज़ हैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा ट्रांसजेंडर इशू या कई ऐसे इशू हैं जिसको कि, यानी कि जिसको कई एक तरह से देखा जाए तो वोक माइंडसेट जिसको बोला जाता है पश्चिम में, तो उस माइंडसेट को एक तरह से बढ़ावा देने की कोशिश हो रही थी। तो ये मुद्दे थे। लेकिन जो इमीडिएट इशू है, सबसे बड़ा इशू यही था कि जो डॉक्टर वीडियो ट्रंप का दिखाया गया था, इसके कारण से काफ़ी उसकी बदनामी हो रही थी बीबीसी की, और इसी कारण से एक उनके जो न्यूज़ चीफ हैं देबरा और उसके जो टिम डेवी हैं, जो उनके डायरेक्टर जनरल थे, दोनों को रिजाइन करना पड़ा। देखिए, जो इश्यूज़ हैं ये काफ़ी पुराने हैं। बीबीसी और चाहे वो CNN या बहुत सारे जो पश्चिमी अखबार हैं, उनके संस्थागत तो उनकी सब्जेक्टिविटीज़ होते हैं, और सर्टेन बायसेस भी होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खासकर अगर हम बीबीसी की बात करते हैं सर, तो बीबीसी पे कई तरह के आरोप लगे हैं। कई देशों की सरकारें बीबीसी पे ये आरोप लगाती रही हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बीबीसी रहता है। कई देशों की सरकारों की ओर से समय समय पर इस तरह के आरोप लगते रहे। देखिए, वो बीबीसी पे सबसे बड़ा आरोप यह होता है कि जो पश्चिमी देशों का जो मुद्दे हैं, खासकर जो दूसरे देश में, अगर ग्लोबल साउथ के देशों की बात करूं, तो वहाँ की सरकारों को वो ह्यूमन राइट्स के इशू पे एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या प्रजातांत्रिक जो इश्यूज होते हैं वहाँ के प्रजातंत्र के कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर को नहीं समझते हुए वो पश्चिमी नज़र से दिखाने की कोशिश करते हैं। यह आरोप तो काफ़ी पुराना है। लेकिन उसमें जो प्रजातंत्र का भी एक उनका तरीका है देखने का, जो कि वो उनका एक प्रॉपर लिबरल जो एटीट्यूड है, उस पर कई बार वहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं। और बीबीसी चूंकि वहाँ पे पब्लिक फंडेड एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी और कमर्शियल इनकम भी उनका होता है, तो इस कारण से वहाँ पे जो लोगों का दबाव है काफ़ी बढ़ता जा रहा था। और वहाँ पे एक यही इशू नहीं है, पिछले 5-6 वर्षों का इतिहास देखेंगे बीबीसी, तो कई ऐसे कंट्रोवर्सीज आए थे जिसमें कि डॉक्टर्ड या जो एक सब्जेक्टिविटी उसमें काफ़ी ज़्यादा था, बायसेस काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस ढंग के न्यूज़ को दिखाने की कोशिश हुई थी। और ये संस्थागत इशू है उनका संस्थागत इशू इसलिए भी है कि वहाँ पे एक तरह से केवल जो प्रो लिबरल और कई बार लेफ्ट लिबरल जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं या जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनको वहाँ पे रिक्रूट किया जाता है, और उनकी सब्जेक्टिविटी उसमें अंतर्निहित होती है। तो ये मुद्दे, लेकिन हम अगर बीबीसी को देखेंगे सर, तो बीबीसी ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें, तो उसकी जो बीबीसी की कवरेज होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और बनस्पत दूसरे देशों की सरकारों की कवरेज से।
जी बिल्कुल। बीबीसी चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ पे एक पब्लिक फंडेड, वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी मनी से ये चलता है। और हालांकि वहाँ पे एक्सचेकर का कंट्रोल होता है, तो उनकी पॉलिसी हमेशा देखेंगे किंग को लेके, वहाँ के जो ब्रिटिश मोनार्क हैं उनको लेके, या ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होते हैं उनको लेके एक अलग होता है। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज होते हैं वहाँ से उनका चूंकि डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है, तो उनको वो एक तरह से कई बार इस नज़र से दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो कि बायस के दायरे में आ सकता है। तो इस कारण से बीबीसी की आलोचना होती आई है। और आपने सही बोला कि उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, उनके जो डोमेस्टिक चैनल होते हैं वो अलग होते हैं, और उनके जो इंटरनेशनल चैनल होते हैं वो अलग होते हैं। और कई बार जो इंटरनेशनल चैनल में उनके जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, या जो जिस ढंग के ह्यूमन राइट्स इशू को दिखाते हैं, वो भी कई बार अलग होते हैं। तो इस कारण से आपने देखा कि, और कई बार जैसे कि पहले भी मान लीजिए कि इराक वार की बात करूं, या अफगानिस्तान की वार की बात करूं, या जो भारत में भी कई मुद्दे आए थे, साउथ अफ्रीका में आए थे इत्यादि, तो एक तरह से सब्जेक्टिविटी, एक तरह से बायस बीबीसी में दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इशू यह भी है कि अभी भी जो उन्होंने रिजाइन किया है, तो एथिकल इशू पे रिजाइन किया। लीगल इशू उस ढंग से नहीं था, लेकिन एथिकल इशू था कि आप किसी दो वीडियो को डॉक्टर करके कैसे दिखा सकते हैं। बीबीसी की ऑथेंटिसिटी मानी जाती है, तो वैसे में काफी एक तरह से विवाद के दायरे में आ गया था, और इसी कारण से मुझे लगता है कि उनको रिजाइन करना पड़ा। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति, नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक और न्यायिक संस्थाओं को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश की है। समय समय पर इसका उदाहरण मिलता रहता है। ताज़ा मामला पाकिस्तान में संविधान में संशोधन को लेकर है, जिसके बाद न सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को और ताकत देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनका ओहदा और बढ़ाने की चर्चा है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी ने इसको लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। आइए इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। वजूद के बाद से 3 संविधान, लेकिन पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच सत्ता के संघर्ष के खेल का कभी हल नहीं निकल पाया। सत्ताधारी सरकार और जनरलों के हिसाब से संशोधन होते रहे, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान में एक बार फिर संविधान संशोधन का शोर है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। यूं तो हर मुल्क की तरह पाकिस्तान के संविधान में भी अनेकों धाराएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अनुच्छेद 243 खींचता है, जो सेना के नियंत्रण से जुड़ा है।
243 समेत दूसरे अनुच्छेदों में बदलाव के लिए सरकार ने संसद के ऊपरी सदन में शनिवार को 27वां संशोधन पेश किया। अनुच्छेद 243 के अनुसार अभी सेना की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास है, पर सरकार इसे बदलना चाहती है। पाकिस्तान के नए संशोधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया पद बनाया जाएगा, जो तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कमान संभालेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस थल सेना का प्रमुख ही होगा। प्रस्ताव के मुताबिक पाकिस्तान में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद खत्म कर दिया जाएगा। वर्तमान में इस पद पर जनरल शाहिद शमशाद मिर्जा तैनात हैं, जिनका कार्यकाल 27 नवंबर को समाप्त हो रहा है। संशोधन के तहत अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्मी, नेवी और एयर चीफ की नियुक्ति जरूर करेंगे, लेकिन इन तीनों सेनाओं का कुल नियंत्रण सीडीएफ यानी जनरल मुनीर के पास होगा। सीडीएफ के अलावा एक और नया पद कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बनाया जा रहा है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और रणनीतिक बलों की निगरानी करेगा। ये पद भी सेना के किसी अधिकारी को मिलेगा, जिसे सीडीएफ की सिफारिश पर प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। इससे पाकिस्तान के परमाणु नियंत्रण पर भी आर्मी चीफ का सीधा असर बढ़ जाएगा। संशोधन के तहत ऐसे अधिकारी जो 5 स्टार रैंक तक पहुंचने वाले अधिकारियों को विशेष दर्जा मिलेगा। वो जीवन भर यूनिफॉर्म पहन सकेंगे और रैंक से जुड़े हुए सभी विशेषाधिकार मिलते रहेंगे। इसके अलावा उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, यानी संसद की प्रक्रिया के अलावा उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। कानून मंत्री अजीज तारण ने स्पष्ट किया कि इन उच्च सैन्य पदों को रद्द करने का अधिकार केवल संसद के पास होगा, न कि प्रधानमंत्री के पास। विपक्षी दल पीटीआई ने आरोप लगाया है कि आसिम मुनीर अपनी करतूतों से डरे हुए हैं, इसीलिए 27वें संशोधन के तहत विशेषाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी को रोकने के लिए संवैधानिक अदालत बनाने की योजना बनाई जा रही है। नए प्रावधानों के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को जजों के ट्रांसफर का अधिकार मिल जाएगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका हुआ है और मेट्रो स्टेशन के पास ये कार खड़ी थी जिसमें धमाका हुआ है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक करीब 7 बजे ब्लास्ट की कॉल मिली थी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रवाना की गई हैं। ब्लास्ट के बारे में क्या कारण है ब्लास्ट का, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार में धमाका हुआ है। मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में ये धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे ये कॉल मिली थी फायर ब्रिगेड को और उसके बाद वहां पर फायर सर्विसेज के लोगों को रवाना कर दिया गया है। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है अभी आपके पास? जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह से देखिए 7 बजे के आसपास ये कॉल मिली है और कार में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये किस वजह से ब्लास्ट हुआ है इसकी जांच की जा रही है। 7 गाड़ियां फायर की वहां पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी, नॉर्थ डीसीपी खुद वहां पर मौजूद हैं और ये जांच करने की कोशिश करें कि ब्लास्ट किस लिए हुआ और उसके आसपास जो गाड़ियां थी वो भी उसमें चपेट में आ गई। और कुछ लोग, क्योंकि काफी इस समय क्राउडी प्लेस होता है, छुट्टी का वक्त था, तो ऐसे में जो कुछ लोगों के जख्मी होने की भी खबर आ रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आंकड़ा कितना बढ़ता है, लेकिन अभी जो है प्रारंभिक जांच की जा रही है, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और ब्लास्ट का जो कारण है वो पता लगाने की जा रही है कि किस तरह का ये ब्लास्ट था। क्या कार के अंदर सिलेंडर का कोई ब्लास्ट था या किसी ने कार के अंदर कुछ बॉम्ब के एक्सप्लोसिव जो थे वो प्लान किए थे। अभी कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन अभी की जो खबर है, देखिए इस तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को विचलित कर सकती है। कितनी भीड़ भाड़ वाली जगह थी, मेट्रो स्टेशन के आसपास था और पूरा अफरा तफरी का वहां पर चंद्रशेखर इस समय माहौल जो है वो बना हुआ है। तो यह महज ये 6:55 के आसपास की कॉल है, यानी 7 बजने से 5-7 मिनट पहले का यह वाकया और 15-20 मिनट में इतनी ज्यादा वहां पर अफरा तफरी मची है। ये अभी मौके पर पहुंचने के बाद पता लगेगा कि कितने और क्या क्या कारण थे, क्या कितने लोग उसमें जख्मी हुए, क्या कुछ कारण इसके बताए जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में गाड़ियां जलने की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि वहां पर ये एक्सप्लोसिव हुआ है, कार में धमाका हुआ और उसके आसपास जो थी वो गाड़ियां उसकी चपेट में आ गई और उसके बाद उन गाड़ियों में भी धमाका होने से जो आसपास लोग थे, राहगीर थे, आ रहे जा रहे थे, वो उसकी चपेट में आ गए। ठीक है मुकेश, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका हुआ है। कई लोगों के जख्मी होने की भी खबरें वहां से आ रही हैं
और ये बताया जा रहा है कि कार में धमाका हुआ है, उसके बाद वहां पर आग लग गई। आसपास की जो वहां पर गाड़ियां खड़ी थीं उसमें भी आग लगने की खबर है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये कार में धमाका हुआ है। शाम 7 बजे दिल्ली पुलिस को खबर मिली थी इस धमाके की और उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और जो भी संबंधित एजेंसियां हैं वो वहां पर रवाना कर दी गई हैं। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला लगातार हमको जानकारी दे रहे हैं। हमारे संवाददाता दिव्यांशु हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांशु, क्या कुछ आपके पास खबर है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि करीब 6:55-56 के आसपास की ये कॉल फायर विभाग को मिली है। दरअसल किसी भी प्रकार की इस तरह का अगर ब्लास्ट होता है या फिर आग लगती है तो दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस को भी कॉल जाती है और यही वजह है कि जब पीसीआर कॉल करीब 6:56-57 के आसपास हुई है तो फायर विभाग को भी जो है जानकारी मिली। और अभी कुछ देर पहले हमारी फायर कंट्रोल रूम से भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारी 4 गाड़ियां जो है मौके पर पहुंची हैं। इनिशियल स्टेज पर फायर कंट्रोल रूम के मुताबिक 6:56-57 के आसपास ये कॉल मिली है। 4 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और इनिशियल स्टेज पर जानकारी ये भी मिली है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है। हालांकि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। क्या सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या फिर किसी और प्रकार का ब्लास्ट था। फायर कंट्रोल रूम का ये भी कहना है कि जब ये गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो उसके आसपास कुछ और 2-3 गाड़ियां भी खड़ी थी जो कि डैमेज हुई हैं। इतनी जानकारी फिलहाल फायर डिपार्टमेंट ने हमें दी है, लेकिन फिलहाल दिल्ली फायर सर्विस, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, इसके अलावा डीडीएमए और इसके अलावा बाकी जो तमाम जितनी एजेंसियां हैं वो मौके पर हैं और कुछ देर का इंतजार करना होगा जब दिल्ली पुलिस बताएगी कि आखिर किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ, कितने लोग इसमें इंजर्ड हैं। लेकिन फिलहाल लाल किले के आसपास की बात करें तो काफी पैनिक जैसी स्थिति जो है देखने को मिल रही है। लाल किला घूमने आते हैं, जाहिर सी बात है आज छुट्टी का दिन है तो शाम के वक्त लोग लाल किला पहुंचते हैं अपनी छुट्टी मनाने के लिए और ऐसे में पीक टाइम पर इस तरह का ब्लास्ट होना जाहिर सी बात है लोगों में पैनिक क्रिएट करता है। लेकिन लोगों से यही अपील है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। ठीक है, हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला और दिव्यांशु हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दिल्ली में लाल किले के पास मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी कार में धमाका हुआ है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आसपास की जो कारें थी उनमें भी आग लग गई। शाम 7 बजे के करीब दिल्ली पुलिस को इसकी खबर मिली, दिल्ली फायर ब्रिगेड को इसकी कॉल मिली और उसके बाद जो संबंधित एजेंसियां हैं वहां पर रवाना कर दी गई हैं और अफरा तफरी का माहौल वहां पर बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड को करीब 7 बजे ये ब्लास्ट की कॉल मिली है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ है। मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ प्राथमिक रूप से जो दृश्य आपके पास आ रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह का ये ब्लास्ट और ये देखिए रिसेंट तस्वीरें जो हमने अभी पोस्ट करी हैं उसमें दिखा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ गाड़ी में प्रोबेबली जिस तरह का ब्लास्ट है सीएनजी ब्लास्ट देखने को मिल रहा है कि गैस की वजह से ब्लास्ट लगता है। लेकिन दिल्ली पुलिस अपनी रिपोर्ट में ये क्लियर करेगी कि किस तरह का ये ब्लास्ट है। लेकिन आसपास की जो गाड़ियां हैं, काफी क्राउडी प्लेस था मेट्रो के पास क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग भी है तो उसकी वजह से बाइक, बैटरी रिक्शा, जो गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी जो ओमनी वैन थी, वो तमाम जो है वो जल गई हैं। और जो क्योंकि आसपास लोग भी बहुत ज्यादा थे तो अफरा तफरी का माहौल ऐसे में थोड़ा सा बना वहां पर और कुछ लोगों को चोटें भी आ रही हैं, इसकी भी खबर मिल रही है। लेकिन आग पर जो है वो अभी काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जॉइंट सिविक क्राइम को भी मौके पर जाने को कहा है और तमाम आला अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंच गए। जैसा कि आज सुबह ही आप देखिए फरीदाबाद से अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर की एटीएस टीम ने जिस तरह से 360 किलो के आरडीएक्स को बरामद किया और पूरा दिन ये खबर हलचल में रही। उसके बाद शाम आते आते तक लाल किले के पास ये ब्लास्ट हो जाना कहीं ना कहीं राजधानी में एक ऐसी सुगबुगाहट पैदा कर रहा है कि कोई आतंकवादी गतिविधि तो नहीं है इसके पीछे, या ये एक सीएनजी ब्लास्ट था जिसकी वजह से धमाका हुआ और काफी बड़ा एक्सप्लोसिव धमाका था। तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं विचलित कर रही हैं, दिखा रही हैं। आग लग गई है, बैरिकेड्स हैं और वहां पर जो बाइकें हैं उनमें भी आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और जो गाड़ियां थी वो भी जल गई हैं। 5 से 6 गाड़ियां जो है वो साफ जलती दिखाई दे रही हैं, बैटरी रिक्शा जलती दिखाई दे रहे हैं। और दिव्यांशु जैसे बताइए क्राउडी प्लेस है यहाँ पर, चांदनी चौक सदर बाजार के लिए काफी लोग ट्रैवल करते हैं और शाम 7 बजे का जो वक्त होता है लोग लाल किला घूमने भी जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो धमाका है ये थोड़ा सा चिंता का विषय है राजधानी में, क्योंकि ऐसा काफी समय से कोई धमाका या कोई ऐसा बड़ा एक्सीडेंट देखने को नहीं मिला था।
लेकिन अभी ये जो है इसकी जानकारी ली जा रही है। एलजी ने खुद इसकी जानकारी केंद्रीय सचिव से मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी तमाम जो आला अधिकारी उनको मौके पर पहुंच करके अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। और फायर ब्रिगेड जिस तरह से है, पहले 4 गाड़ियां और 3 गाड़ियां, टोटल 7 गाड़ियां जो है आग को बुझाने के लिए मौके पर पहुंची है। मुकेश, आपको क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आपको घटनास्थल पर पहुंचना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिव्यांशु हमारे साथ बने हुए हैं। दिव्यांशु से हम जानकारी लें उससे पहले दर्शकों को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ब्लास्ट हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ये ब्लास्ट एक कार में हुआ है और ब्लास्ट के बाद कार में आग लग गई। और ये बताया जा रहा है कि उसके बाद जो आसपास की कार थी, वहाँ पर आसपास जो वाहन खड़े थे, वहाँ पर ई रिक्शा वहाँ पर खड़े थे, उनमें भी आग लग गई। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहाँ पर हो गया। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये एक कार में ब्लास्ट की खबर है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। जिस तरह की ये तस्वीरें मिल रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि एक स्थान पर वहाँ पर आग लगी हुई है और ये ब्लास्ट हुआ है कार में। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि आसपास की जो कारें हैं उनमें भी आग लग गई है। और जो संबंधित एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अलावा जो अन्य एजेंसियां हैं, वो घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है। ये दृश्य अब हमारे पास आ गए हैं, ये हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में ब्लास्ट होने की खबर है और ये बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के बाद कार में आग लग गई। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आसपास की कुछ और कारों और वाहनों में भी आग लग गई। और अभी तक स्थिति साफ नहीं है कि इस ब्लास्ट के क्या कारण हैं। क्या ये किसी तरह का सीएनजी सिलेंडर या किसी तरह का एलपीजी सिलेंडर का ब्लास्ट है या किसी अन्य तरह की अराजकीय घटना है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ खबर है आपके पास? नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या कुछ खबर है आपके पास? पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर है और दिल्ली पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है और इसके अलावा डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। और जिस तरीके का ये ब्लास्ट है, इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो पूरे मामले की जांच करेंगे कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा है या ये कोई घटना हुई है। क्योंकि जिस तरीके से और जितने बड़े पैमाने पर ये ब्लास्ट दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये जो ब्लास्ट है वो अचानक से किसी कार में हुआ ब्लास्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि इससे पहले भी हमने कई सारे ब्लास्ट देखे हैं जो कारों में होते हैं, चाहे सीएनजी में जो कार है वो फट जाती है या फिर एलपीजी जिनमें किट लगी होती है वो फट जाती है। तो उसके बाद जो कार है उसमें जो ब्लास्ट होता है, इतने बड़े पैमाने पर जो फायर है वो देखने को नहीं मिलती है। तो जब फॉरेंसिक जो टीम दिल्ली पुलिस की जांच करेगी वो निश्चित तौर पर पता लगा पाएगी कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण है, क्या कोई सोची समझी रहा साजिश है। और इससे पहले आपने देखा भी था कि फरीदाबाद में किस तरीके से विस्फोटक बरामद हुआ। देश भर में छापेमारी की जो कार्रवाई है वो भी चल रही है। और दिल्ली हमेशा से सेंसिटिव रहा है। जो तमाम आतंकवादी संगठन है वो कोशिश करते रहे हैं। दिल्ली में हमने इससे पहले भी सीरियल जो ब्लास्ट हैं वो भी देखे हैं। तो अब ये देखना होगा जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है या अचानक से कोई कार में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये बड़े पैमाने पर जो आग हमको दिखाई दे रही है वो लगी है। अब इसमें फॉरेंसिक टीम इसमें जांच करेगी और उसके बाद ही पता लगा पाएगा कि आखिर इस घटना के पीछे कारण क्या है, इसमें कौन सा विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था, क्या ये कार का ब्लास्ट था, क्या सीएनजी का ब्लास्ट था। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जो जांच होगी उसके बाद निश्चित तौर पर पता लग पाएगी। ठीक है नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिव्यांशु भी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को बताते हैं कि इस वक्त की ये बड़ी खबर है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट की खबर है। और बताया जा रहा है कि कार में ब्लास्ट के बाद उसके आसपास के जो वाहन थे, आसपास जो कारें खड़ी थीं, उनमें भी आग लग गई। काफ़ी अफरा तफरी की वहाँ पर स्थिति हो गई। कुछ देर पहले के ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग वहाँ पर घायल हो सकते हैं। दिल्ली फायर सर्विस को शाम 7 बजे के करीब कॉल मिली थी ब्लास्ट की और उसके बाद जो संबंधित एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या उसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हो या दूसरी एजेंसियां हो, वो मौके के लिए रवाना कर दी गई। उसके बाद हमारे साथ हमारे संवाददाता दिव्यांशु जुड़े हुए हैं। दिव्यांशु, घायलों को लेकर के कोई अपडेट मिल पा रहा है आपको?
देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि घायलों को लेकर अभी कुछ अपडेट सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि तमाम जितनी एजेंसियां हैं, इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस, फायर विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग हो या फिर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट हो, उसका मकसद फिलहाल मौके पर आग को काबू पाना है और इसके अलावा जो जितने तमाम इंजर्ड हैं उनको अस्पताल पहुंचाना है, अगर इंजर्ड हैं तो। और जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल प्रशासन का फोकस उस पर है और कुछ देर बाद हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर ऑफिशियल डिटेल देगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा और इसमें क्लैरिटी जो है वो हमको हो पाएगी कि आखिर ब्लास्ट किस वजह से हुआ है। लेकिन अगर हम इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी की बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि इस ब्लास्ट की जो आवाज है वो कई किलोमीटर तक सुनाई दी है। लाल किले के आसपास का ये ब्लास्ट हुआ है और मंडी हाउस के आसपास कुछ लोगों की जब ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद हमारे पास कॉल आई कि क्या कोई इस तरह का ब्लास्ट हुआ, यानी कि मंडी हाउस तक भी इस ब्लास्ट की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सुनाई दी, तो इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच ये भी एक्टिव हो गई हैं। स्पेशल सेल की टीम जो है अब मौके पर पहुंच गई है और अपना टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जो जांच है वो करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो आईबी हो या फिर बाकी एजेंसियां हों, वो भी लगातार एक्टिव हो गई हैं और अगर ये ब्लास्ट किसी टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है या फिर किसी इस प्रकार का ब्लास्ट है तो उस पर अलग एंगल से जांच की जाएगी। लेकिन अभी लोगों से अपील ये है कि किसी प्रकार की पैनिक की सिचुएशन में ना आए। अब से कुछ ही देर बाद क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर ब्लास्ट जो है वो किस वजह से हुआ है। ठीक है, दिव्यांशु हमारे साथ बने रहिए और नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ के कुछ देर पहले के ये दृश्य हैं। काफ़ी अफरा तफरी का माहौल उस वक्त वहाँ पर हो गया था। कार में ब्लास्ट हुआ है, गेट नंबर 1 लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये कार में ब्लास्ट हुआ है और बताया जा रहा है कि कार में जब ब्लास्ट हुआ तो कार में आग लग गई और उसके बाद जो आसपास के वहाँ पर वाहन खड़े थे उनमें भी आग लग गई। कुछ लोग घायल भी हो सकते हैं, इस तरह की जानकारी भी हमको मिल रही है। शाम करीब 7 बजे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी इसकी और उसके बाद जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको वहां पर रवाना कर दिया गया और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ देर पहले के दृश्य हैं और हमारे संवाददाता दिव्यांशु अभी बता रहे थे कि इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी थी। लाल किला गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन के पास ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन बताया जा रहा है कि ये काफ़ी दूर तक इस ब्लास्ट का धमाका जो था वो दूर तक सुना गया। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, जो कुछ तथ्य अब सामने आ रहे हैं जिसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी दूर तक ये ब्लास्ट सुना गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल काफी धमाका काफी तेज था और काफी दूर तक इसकी आवाज भी सुनाई दी। 5 अभी मैं बता दूं कि जो फायर टेंडर है 5 गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गई हैं। इसके अलावा जो स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है और वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है उसको पुलिस चेक कर रही है। जो पुलिस की जो लोकल टीम है जो वहां पर सीसीटीवी लगे थे, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आप देख रहे हैं कि लाल किले के सामने मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, उसके जस्ट पास ही जो चांदनी चौक का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है और शाम के समय बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शॉपिंग के लिए वहां पर पहुंचते हैं। होलसेल मार्केट है, बड़ी संख्या में जो कारोबारी हैं वो भी अपने कारोबार के लिए सामान खरीदते हैं वहां पर। तो एक बड़ी कह सकते हैं कि भीड़ रहती है। 4 से 5 गाड़ियां प्रभावित हुई हैं इस ब्लास्ट के बाद, क्योंकि जिस मेन गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसके बाद 4-5 गाड़ियां उससे प्रभावित हुई हैं, उनमें जो आग है वो भी लगी है। ठीक है नीरज, दिव्यांशु, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास गेट नंबर 1 के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद जो आसपास की कारें थी उनमें भी आग लग गई। कई वाहन वहां पर जलते हुए नजर आए हैं और ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर घायल भी हो सकते हैं। जो संबंधित एजेंसियां हैं, शाम को 7 बजे दिल्ली पुलिस को इसकी खबर मिली थी, उसके बाद संबंधित एजेंसियों को वहां पर भेज दिया गया है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि किसी तरह का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और इस सिलसिले में जो भी खबरें हमारे पास आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।